नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स एवं रेगुलर क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। कोर्स 1 बाल विकास से संबंधित है। इसमें अध्याय 5 है प्ले एंड डेवलपमेंट। इसके पहले की एक वीडियो हमने इस टॉपिक पर बनाई है। आज उसी क्रम में हम अगले हिस्से को कवर करने वाले हैं जो अध्याय 5 आपका है प्ले एंड डेवलपमेंट। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वह है खेल और बाल विकास के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध क्या है। जो एनआईओएच ने नया सिलेबस जारी किया है उसमें यह चीज लिखी हुई है, लिंकेज विद द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जो बच्चे के विकास के जो अन्य कई आयाम होते हैं जिसमें संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास होता है, इन सब में खेल का किस प्रकार से संबंध होता है, आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उन्हें देखते रहें ताकि क्रम से चीज़ें आपको व्यवस्थित रूप से समझ में आए। इसमें आप सभी जानते हैं कि बाल विकास जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण विकास, जिसमें शारीरिक विकास बच्चे का, संज्ञानात्मक विकास जिसको आप मानसिक विकास भी कहते हैं, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास और भाषाई विकास सब आपस में जुड़े हुए हैं। समग्र रूप से विकास कहाँ से, यही न है केवल एक एस्पेक्ट पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे। हमारी जो एनईपी है वह बच्चे के समग्र विकास पर फोकस करती है। एनसीईआरटी भी यही कहता है। जो भी अध्ययन सामग्री आपको उपलब्ध कराई जा रही है वो एनसीईआरटी और एनईपी को बेस बनाकर ही उपलब्ध कराई जा रही है। तो खेल इन सभी पहलुओं को एक साथ प्रभावित करता है और एनसीईआरटी कहता है कि खेल को बच्चों के विकास का एक केंद्रीय माध्यम है। उसी के माध्यम से बच्चों का विकास होता है और खेल के माध्यम से बच्चा न केवल सीखता है बल्कि अपने अनुभवों को समझता है, आत्मसात करता है और सामाजिक जीवन के लिए तैयार होता है। प्रारंभिक अवस्था पे आपने देखा जो हमारा ईसीसीई है, जो फाउंडेशनल स्टेज है, उसमें खेल पर और अनुभव आधारित शिक्षण पद्धति पर ही जोर दिया गया है। बच्चा अनुभवों से सीख रहा है, खेल से ही सीख रहा है। तो यही एनईपी को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ वगैरह हमारा जो कार्य कर रहा है। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले शारीरिक विकास में क्या भूमिका होती है। यह आप समझते ही हैं, जानते ही हैं। एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो और बेहतर तरीके से चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे बच्चा जब शारीरिक विकास, देखिए खेल बच्चों के शारीरिक विकास का सबसे बेहतर साधन है। बच्चा जब खेलता है, दौड़ता है, गेंद लेकर फुटबॉल खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है, तो शारीरिक क्रिया कर रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, तो इससे बच्चे का शारीरिक विकास होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर समझाई गई है कि जैसे दौड़ता है, कूदता है, कहीं पेड़ बच्चा चढ़ता है, पेड़ पर चढ़ता है, गेंद खेलता है, मांसपेशियां इससे उसकी मजबूत होती हैं। बच्चा शरीर का संतुलन बनाने का प्रयास करता है, समन्वय विकसित करता है शरीर को बेहतर रूप में, और स्थूल एवं सूक्ष्म मोटर कौशल का विकास होता है। इसका मतलब जब बच्चा कोई जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्थूल कौशल, तो जिससे शरीर की जिसकी जो बड़ी मांसपेशियां हैं वो डेवलप होती हैं, उनका विकास होता है। जैसे बच्चा फुटबॉल खेल रहा है तो पैर का प्रयोग कर रहा है, तो पैर के माध्यम से जब बच्चा खेला तो उसके पैर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो कहीं ना कहीं इसको कहेंगे हम स्थूल। और सूक्ष्म का मतलब छोटे अंग, जैसे बच्चा खेल खेल में ड्राइंग बना रहा है, अंगुलियों का आपने बेहतर प्रयोग कर रहा है, बालू उठा रहा है, बालू उठाकर बच्चे मूर्ति वगैरह बनाते हैं, छोटी छोटी अपने हिसाब से संरचनाएं बनाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे के जो छोटे छोटे अंग हैं, जैसे अंगुलियां हो गई, पैर की अंगुलियां हो गई, हाथ की अंगुलियां हो गई, ठीक है, इन सब पर बेहतर बच्चा अपनी आंख को जो है बेहतर समन्वित करने का प्रयास करता है, सुई में धागा डालने का प्रयास करता है। ठीक है, इस प्रकार से जब बच्चा करता है तो फिर वो सूक्ष्म मोटर कौशल हो जाता है, वो विकसित उसका होता है। ठीक है, छोटी अवस्था में आपने देखा होगा बच्चों को पेंसिल वगैरह नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि अंगुलियां उस हिसाब से एक्टिव नहीं रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर पेंसिल पर पकड़ बनाता है, फिर ड्राइंग करना सीखता है। जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो उसको लिखने आता है, नहीं लिखने आता है, क्योंकि उस समय सूक्ष्म मोटर कौशल का विकास नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर वह डेवलप होता है और वह बेहतर तरीके से फिर वह अपने हाथों को, उंगलियों को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो खेल बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय रखता है, जिससे बच्चे का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है और ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग होता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी गतिविधि है वह शारीरिक खेलों के आधार पर होनी चाहिए विद्यालयों में भी। ठीक है, ये इससे बच्चे के लिए बेहतर विकास होता है। आगे हम करते हैं, देखते हैं दूसरा जो पहलू है वह है खेल का संज्ञानात्मक विकास, जो मानसिक विकास जिसको आप कहते हैं, जो बच्चे का सोचने समझने की क्षमता है उस पर भी किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। बच्चा करके सीखता है और खेल इससे सीखने की प्रक्रिया को सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है। देखिए, खेल के माध्यम से बच्चा सोचता है और तर्क करने की क्षमता विकसित होती है। ठीक है, बच्चा लूडो खेल रहा है, अगर लूडो ही खेल रहा है, मोबाइल गेम ही खेल रहा है, तो भी तो बच्चा ये जान रहा है। आप हमारे विद्यालयों में सांप सीढ़ी का खेल बच्चों को सिखाया जाता है। तो उसमें सांप रहता है, बच्चा जानता है कि 3 आएगा तो सांप आगे हो सकता है, सांप आगे लगेगा, कट जाएगा तो उसके बाद फिर नीचे बच्चा आ जाएगा। तो इससे बच्चों में क्या होता है, एक सोचना समझने की क्षमता होता है। बच्चा कहेगा, जब लूडो खेलेगा तो पासा फेंकेगा तो बोलेगा कम से कम 3 ना आए, 2 ना आए, 4 ना आए, 6 आए, 5 आए। इस प्रकार से बच्चा अपने में समस्या, मतलब एक तर्क करता है, सोचता है, समस्या समाधान की योग्यता बच्चा बढ़ता है। बच्चे की कारण परिणाम संबंध की समझ आती है और स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। तो बच्चा जब खेलता है तो इस प्रकार से
जैसे मान लीजिए बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो बच्चा उसमें सोचेगा कि हाँ मुझे एक टीम ने इतना रन बनाया। मान लीजिए कि आप हमारे आजकल समय आप जगह का कमी होता है, आप देखते हैं तो बच्चे जो 4-5 के बच्चे होते हैं वो ऐसा खेल जिसको रूल आउट कहते हैं। रूल आउट में बच्चे खुद से नियम बनाते हैं कि इसके कोई एक लाइन खींच देंगे और उसके उधर उड़ के चला जाएगा तो आउट हो जाएगा, खेत में जब चला जाएगा तो आउट हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ नीचे से मारने का प्रयास करते हैं, यानी बच्चा सोच रहा है कि अगर मैं जोर से मारूंगा, ऊपर से मारूंगा तो आउट हो जाऊंगा। तो बच्चा जब भी खेलेगा बैट से मतलब गेंद को मारेगा तो धीरे से मारेगा, नीचे से मारने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से बच्चे छोटे छोटे नियम खुद से बनाते हैं और उसमें तर्क करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं और उसी हिसाब से फिर नीचे से जा रहा है तो 4 रन उसमें अपना जोड़ते हैं, 4 रन हुआ, 8 रन हुआ, कोई कम किसी का जोड़ गलत हो जाता है दूसरा वाला बताता नहीं 20 रन हुआ, 22 रन हुआ। इस तरह बच्चे आपस में तर्क करते हैं। तो इस तरह से बच्चे सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझ रहे हैं कि बच्चा की सोचने समझने की क्षमता, तर्क कर रहा है, बातचीत कर रहा है, इस प्रकार की क्षमता भी विकसित होती है। जब बच्चा ब्लॉक सेमिनार बनाता है जो हमारे विद्यालयों में रहती है, वह गिर जाती है तो बच्चा सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, अगली बार वह सुधार करता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि खेल बच्चों को प्रयोग करने, गलती करने और समाधान खोजने का भी अवसर देता है। अगला पॉइंट है सामाजिक विकास। देखिए अंत में हम सभी को एक समाज में सामाजिक प्राणी के रूप में ही रहना है। बच्चा जब बहुत प्रारंभिक अवस्था में रहता है तो उसका समाज संकुचित रहता है, समाज का दायरा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है पहले अपने माता पिता तक सीमित रहता है, फिर आस पड़ोस तक निकलता है और फिर धीरे धीरे विद्यालय आता है और फिर उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो फिर उसे सामाजिक रूप से नियमों को स्वीकार करना होता है, सामाजिक व्यवहार जो होते हैं उसको अपनाना पड़ता है। तो अचानक में अगर कोई व्यक्ति कहीं किसी जगह नहीं पढ़ा है, किसी परिवेश में नहीं रहा है, किसी विद्यालय में नहीं रहा है, किसी माता पिता के संपर्क में नहीं रहा है, अचानक वो अगर जंगल से लाकर उसको 20 साल का व्यक्ति हो चुका है, उसको लगाकर छोड़ दिया जाए किसी सामान्य सी जगह पर, तो वह व्यक्ति अपने आप को उसके अनुसार एडजस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे सामाजिक नियम नहीं पता है, वह कभी समाज में परिवेश में रहा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के परिवेश में जब नहीं रहा है बच्चा या वह व्यक्ति तो वह सामाजिक नियमों को नहीं जानेगा, उसके लिए समस्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है कि जब बच्चा समाज में निकलता है, अपने दोस्तों के साथ विद्यालय में दोस्ती करता है, बच्चों के साथ खेलता है, कूदता है, पढ़ता है, लिखता है, तो सामाजिक नियमों को भी धीरे धीरे सीखता है। जैसे एक बच्चे के पास पेंसिल नहीं है तो दूसरा बच्चा उसको पेंसिल दे देता है, ये सामाजिक नियम है ना, कि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं आप। ठीक है, उसमें उसका भावनात्मक विकास भी हो रहा है, उससे उसका इमोशनल टच है। अगर वह उस एक दिन नहीं आ रहा, होमवर्क नहीं करके आया तो उसे या बेचारे को डर है कि कहीं से मेरा दोस्त मार ना खा जाए, तो उसका होमवर्क खुद भी कर लेता है। तो इस प्रकार से बच्चे चीजों का लेन देन करते हैं, एक दूसरे से जुड़ाव भी होता है। ठीक है, किसी एक बच्चे को ज्यादा पसंद करता है तो वो उसका होमवर्क करता है, तो इस प्रकार से बच्चों में आपस में कोऑपरेशन की भावना होती है। यही सब तो सामाजिक विकास है। तो सामाजिक विकास में खेल की भूमिका देखिए, यहाँ पर सहयोग करना सीखता है, साझा करता है चीजों को। कभी कभी उस एक बच्चे का विषय नहीं पूरा होता तो वो बच्चा अपना विषय दे देता है कि ले लो तुम जाओ घर से करके लाना, विषय पूरा करके लाना। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजों को साझा करता है, बारी बारी से काम करता है, समूह में भूमिका निभाना सीखता है। समूह में काम करते हैं तो भूमिका वगैरह भी निभाते हैं। उसमें खेल रहे हैं तो उसमें भी, अगर कबड्डी खेल रहे हैं तो उसमें 4 से अगर एक ग्रुप में है तो उसमें भी अपनी अपनी भूमिका को सभी बच्चे अदा करते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं कि बच्चा इस सामाजिक गुण को भी सीखता है। बच्चों को दूसरों की भावनाओं को समझने और सामाजिक संबंध बनाने में मदद करता है। खेल सामाजिक जीवन का अभ्यास स्थल हम कह सकते हैं, यानी कि एक बार जब आपको सामाजिक जीवन में जीना है, जैसे आज और हम आप सभी सामाजिक जीवन में जी रहे हैं, लेकिन इसका एक पहला अनुभव हमने खेल में उन दोस्तों के साथ लिया जो हम बाल्यावस्था में रहे होंगे। तो हमने जो एक अनुभव प्राप्त किया उसी चीज को भी यहाँ पर और गहराई से हम लागू कर चुके हैं। ठीक है, खेल और भावनात्मक विकास, अभी हम लोग इसी चीज पर चर्चा कर रहे थे। हमने कहा ना कि सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो भावनात्मक विकास भी, सामाजिक जीवन में आप जुड़े हुए हैं तो भावनात्मक लगाव भी लोगों से रहता है। ठीक, तो एनसीईआरटी कहती है कि बच्चों को भावनात्मक रूप से संतुलित बनाने में यह इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है खेल का। ठीक है, इसमें बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, गुस्सा, डर, खुशी, निराशा को पहचानता है, जीत हार को स्वीकार करता है और आत्मनियंत्रण और धैर्य विकसित करता है। जैसे बच्चा जब क्रिकेट खेलता है तो अगर वो हार जाता है, उसकी टीम हार जाती है तो बच्चे रोने लगते हैं, है ना, उदास हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे बच्चा धैर्य भी रखना सीखता है, उसको समझाया जाता है कि ये हार जीत लगा रहता है, रोया नहीं जाता है। कोई भी खेल खेलता है, बच्चा लूडो खेलता है, हार जाता है, बच्चा और कोई खेल खेलता है विद्यालयों में, जब उसकी टीम हारने लगती है तो बच्चा दुखी होता है, नाराज होता है, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। हम लोग अक्सर विद्यालयों में जब खेल करवाते हैं इसी प्रकार से, तो जब लड़के लड़कियों में या अलग अलग क्लासेस में कोई प्रतियोगिता छोटी मोटी करवाते हैं तो बच्चे जब उसमें कोई टीम हार जाती है तो वे दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वे अपने आप को संतुलित बना लेते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं। तो बच्चा गुस्सा है, डर है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, निराशा को व्यक्त कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उस चीज को वो एक्सेप्ट करना सीखता है, धैर्य रखना सीखता है ना, जीत हार को स्वीकार करता है, स्वयं पर नियंत्रण करता है। तो खेल बच्चों को सुरक्षित वातावरण देता है जहां वे अपनी भावनाओं को बिना डर के व्यक्त कर सकते हैं। भावनात्मक विकास बिना खेल के संभव नहीं है। और अगला है भाषाई विकास। ठीक है, देखिएगा खेल और भाषाई विकास किस प्रकार से होता है। खेल बच्चों के भाषा विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल के दौरान बातचीत होती है, नए शब्दों का प्रयोग होता है और विचारों को व्यक्त करने की क्षमता होती है। ऐसा तो है नहीं कि खेल खेलेंगे और एकदम शांत रहेंगे,
ऐसा तो नहीं है। अब बच्चे बातचीत करेंगे कि हाँ तुमको ये काम करना है, अगर तुम्हारी ओर जाएगा ये तो तुम ऐसे मारना, ये हर बच्चे की अपनी अपनी भूमिका उसमें तय कर दी जाती है, चाहे वो कोई भी खेल हो। जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, ठीक है, या कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, कोई भी खेल खेल रहे हैं, तो अपने में बच्चे बातचीत करते रहते हैं, संवाद करते रहते हैं, ठीक है। ये वाली गोटी है, इसको मारना है, इसके बाद लाल वाली को अगर है तो उसके बाद फिर सफेद वाली को या फिर काली वाली को मारना है। कैरम बोर्ड खेल रहा है बच्चा, अपने में बातचीत भी कर रहे हैं। तो जब बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से भाषाई विकास होगा ही। भाषाई विकास आखिर अनुभव से ही तो सीखी जाती है चीजें। हमारी एनईपी बार बार इस चीज पर फोकस की है। एनसीएफ कहता है कि अनुभव आधारित शिक्षा देना है, और जब बच्चा खेलेगा तो अनुभव होगा, वो बातचीत करेगा, संवाद करेगा एक दूसरे से, तो अनुभव ही उसको मिल रहा है, एक्सपीरियंस ले रहा है और वो बच्चा सीख रहा है। तो इस प्रकार से जब बच्चा खेलने के दौरान बातचीत करता है, नए शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसका भाषाई विकास होता है, ठीक है। जैसे बच्चे को नहीं पता कि 40 रन बनाना है, बच्चे ने बोला कि हमारी टीम ने 40 रन बनाया है, तुमको 41 रन बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ जाओ मारोगे तो 4 रन चला जाएगा, तो ये सब बोल रहे हैं बच्चे, तो भाषा का विकास हो रहा है। एनसीईआरटी कहता है कि भाषा सामाजिक संपर्क से विकसित होती है और खेल इस संपर्क का मुख्य साधन है। यानी कि आप सामाजिक संपर्क से ही विकसित होती है। इसका मतलब यह है कि आप जब कई लोगों के टच में रहेंगे तभी ना भाषा का विकास होगा, तभी ना आप बातचीत करेंगे। आप अकेले अगर एक कमरे में बंद हो जाएंगे, कोई बातचीत करने वाला नहीं है, तो फिर आपकी भाषा का विकास किस प्रकार से होगा? नहीं हो पाएगा। कोई बोलने के लिए चाहिए ना, 4-6 लोग चाहिए ना। मैं अकेले कैसे बातचीत कर रहा हूँ, मुझे भी पता है कि आपसे हमारी बातचीत हो रही है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि कई लोग जब रहते हैं तो भाषाई विकास होता है। अकेला बच्चा अगर एक जगह शांत कमरे में बैठा रहेगा और किसी कोई उससे बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ा रहेगा, तो फिर उसका भाषाई विकास संभव नहीं है। आगे हम देखते हैं नैतिक विकास किस प्रकार से होता है। मोरल डेवलपमेंट, जिसे कि बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करता है, नियमों का पालन होता है, बच्चे निष्पक्षता से, ईमानदारी से और खेल भावना से बच्चे खेलते हैं। बच्चे आपस में बातचीत करते हैं कि तुम बहुत बेईमान हो, वो कहता नहीं तुम बेईमान हो, तो वो इस चीज को बताते हैं कि देखो बेईमानी से खेल नहीं खेला जाता, ईमानदारी से मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, तुम बेईमानी करते हो। तो इस प्रकार से जो होती है बातचीत बच्चों की आपस में, कहीं ना कहीं वो इस ओर दिखाता है कि वास्तविक खेल तभी होगा जब ईमानदारी होगा। तो बच्चे आपस में इसमें ईमानदारी का भाव, निष्पक्षता, नियमों का पालन वगैरह करते हैं। जो भी खेल होते हैं, जैसे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, तो उसमें जो नियम होते हैं उन नियमों को भी पालन उसका करते हैं। जैसे अगर गोटी फेंक रहे हैं, 2 आ रहा है तो 2 कदम आगे बढ़ेंगे, 5 आ रहा है तो 5 कदम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 5 कदम आ रहा है तो 10 कदम आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो छोटे से बच्चे को भी यह जानकारी हो जाती है कि हमें इन नियमों के अनुसार ही चलना है, चाहे वो जो भी खेल हो, ठीक है। खेल बच्चों को सही गलत का व्यवहारिक अनुभव देता है और नैतिकता उपदेश से नहीं अनुभव से ही आती है, और खेल यह अनुभव प्रदान करता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं, देखिएगा, कि एनसीईआरटी कहता है कि खेल बच्चों के विकास के सभी पहलुओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। जो अलग अलग आयाम है, अभी हमने सब पर चर्चा भी की है, वो भाषाई विकास हो, शारीरिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, इन सभी पहलुओं से जुड़ा हुआ है। संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई, नैतिक विकास से, और एक साथ सबको आगे बढ़ाता है। इसलिए खेल को शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य भी वास्तव में बच्चे का समग्र विकास ही है, ठीक है। और उसका एक माध्यम है खेल। एनसीईआरटी के अनुसार खेल बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई और नैतिक विकास से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है और समग्र बाल विकास का आधार है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर कर रहे हैं। इसको हम धीरे धीरे करेंगे ताकि आपको क्लास बोरिंग ना लगे। इसका 3rd पार्ट आएगा। 4 पार्ट में लगभग ये जो आपका ये अध्याय है 5 प्ले एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया जाएगा। जब हम सारे अध्याय को पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम उस पर आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करेंगे शिक्षक। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं पहले प्रश्न कराइए, तो पहले आप समझ लीजिए चीज़ों को, उसके बाद हम प्रश्न करेंगे, क्योंकि अध्ययन करने का तरीका यही होता है। बाकी तरीका सिर्फ बहकाने का होता है। यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, डायरेक्ट बहुविकल्पी करा दे रहे हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा अध्ययन कर लें आप, तो उसके बाद आप उन चीज़ों को, आपके लिए वो बिल्कुल आसान हो जाएंगी। बाकी सटीक और सही जानकारी के लिए, सही चीज़ों को पढ़ने के लिए इस चैनल से आप जुड़ें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। धन्यवाद।